नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। मोना जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। ऋषभ पंत और हनुमा विहारी के शतकों से ऑस्ट्रेलिया ए के साथ दूसरे अभ्यास मैच में भारत ए की स्थिति मजबूत। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड फ्रंट फुट पर। फीफा वार्षिक पुरस्कारों की दौड़ में रॉबर्ट लेवेंडोस्की पर सबकी निगाहें। और सर्बिया के बेलग्रेड में आज से इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ए के साथ दूसरे डे नाइट अभ्यास मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आए। दूसरे दिन के खेल में क्या कुछ हुआ, बता रही हैं दीपिका शर्मा। भारतीय बल्लेबाजों ने पिंक बॉल अभ्यास मैच के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया ए के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 386 रन बनाए। भारत के पास अब तक कुल 472 रनों की बढ़त हो गई है। भारतीय टीम के लिए खेल समाप्ति तक ऋषभ पंत नाबाद 103 और हनुमा विहारी नाबाद 104 रन बनाकर खेल रहे थे। दिन के शुरुआत में भारतीय टीम को पहला झटका पृथ्वी शॉ के रूप में लगा। उन्होंने 3 रन बनाए। इसके बाद शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल ने अर्धशतकीय पारियां खेलते हुए दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। मयंक अग्रवाल ने 61 और गिल ने 65 रनों की पारियां खेली। 3 विकेट गिरने के बाद हनुमा विहारी और अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन रहाणे बेहतरीन टच में नजर आने के बाद 38 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से मैच में ऋषभ पंत ने धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। पंत ने विहारी के साथ मिलकर न केवल नाबाद शतकीय साझेदारी निभाई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ए के गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। पंत ने 73 गेंदों पर नाबाद 103 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 6 छक्के और 9 चौके जड़े। ऑस्ट्रेलिया ए के लिए मार्क स्टेकेटी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट प्राप्त किए। जैक विल्डरमथ और स्वेप्सन ने 1-1 विकेट चटकाए। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मोना जी, सबसे पहले सलामी जोड़ी पर आते हैं। तो पहले टेस्ट मैच में अब अग्रवाल के साथ शुभमन गिल का खेलना तय लग रहा है? बिल्कुल तय लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी शॉ का लगातार खराब फॉर्म यहां भी जारी रहा। आप पूरा लाइनअप देखिए, 3 रन पर आउट होने वाले वो अकेले बल्लेबाज थे और उनको मौके काफी मिल चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि जिस आत्मविश्वास के साथ आज शुभमन ने बल्लेबाजी की, कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए और बड़े आराम से नई गेंद को सुबह खेला, तो मुझे लगता है टीम संयोजन जो होगा वो पहले टेस्ट मैच में तो शुभमन गिल को जरूर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब दूसरी जो माथापच्ची शास्त्री और कोहली को करनी है वो है विकेट कीपिंग स्लॉट के लिए। साहा नंबर 1 विकेट कीपर हैं, 60 रन पहले अभ्यास मैच में, लेकिन ऋषभ पंत का तेज तर्रार शतक। जी, ऋषभ पंत पर बहुत ज्यादा दबाव था इस प्रदर्शन का। आप आईपीएल में देखिए या पिछले साल वो पहली पसंद के विकेट कीपर थे और उसके बाद अचानक उनका फॉर्म खराब हुआ। आईपीएल में भी वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं खेल पाए। यहाँ पर उन्हें जो मौका मिला उन्होंने जबरदस्त तरीके से भुनाया और आज आत्मविश्वास जो उनका था, मतलब एक तरफ हनुमा विहारी पारी के सूत्रधार की भूमिका में थे और एक छोर संभालकर चट्टान की तरह अडिग खेल रहे थे। उन्होंने 194 गेंद में अपना शतक पूरा किया और दूसरे छोर पर ऋषभ पंत का आत्मविश्वास गजब का था। किसी भी गेंदबाज को उन्होंने नहीं बख्शा। गुलाबी गेंद से खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वो कहीं फर्क नजर नहीं आया कि दूधिया रोशनी में खेल रहे हैं। और आखिरी ओवर जब डाला जा रहा था तब वो शतक से 19 रन पीछे थे और उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाकर अपना शतक आज ही पूरा कर दिया। तो ये दर्शाता है कि रनों की जो उनकी भूख थी, जो लग रहा था कि कहीं ना कहीं खत्म हो गई है या वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, वो वापस लौटती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है रिद्धिमान साहा पर इस मैच के बाद खासतौर पे, क्योंकि एडिलेड में पहला टेस्ट गुलाबी गेंद से और डे नाइट टेस्ट है, तो हो सकता है कि इस लय को बरकरार रखने के लिए उन्हें तरजीह दी जा सके। पंत को तरजीह दे रही हैं आप साहा के उस पे। हनुमा विहारी की फॉर्म में आना भी अच्छी बात है, क्योंकि कोहली के जाने के बाद जी बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में उन पर दबाव बढ़ने वाला है। बिल्कुल, कोहली चूंकि पहला टेस्ट खेलने के बाद पैटर्निटी लीव पर जा रहे हैं और रोहित शर्मा भी शायद
तीसरे टेस्ट से ही उपलब्ध होंगे, तो ऐसे में मध्यक्रम में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी मध्यक्रम पर इस बल्लेबाजी को संभालने की। और हनुमा विहारी काफी कंपोज्ड एक खिलाड़ी हैं, स्थिर होकर खेलते हैं, लंबी पारी खेलते हैं, घरेलू क्रिकेट का काफी उनके पास अनुभव है। तो इस तरीके का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में बहुत जरूरी है और उन पर जो जिम्मेदारी होगी उसके लिए आज उन्होंने ड्रेस रिहर्सल कर लिया, ऐसा लगता है। आपने रोहित शर्मा का जिक्र किया। बीसीसीआई ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी उनका एक टेस्ट होगा और फिर वो टीम में शामिल किए जाएंगे। अब श्रोताओं के जहन में सवाल ये है कि एनसीए ने उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र दे दिया, तो क्यों नहीं वो पहले टेस्ट में ही खेल जाएंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो पृथकवास के नियम है, चूंकि ये आम परिस्थितियां हैं नहीं, कोरोना महामारी के बीच वो जा रहे हैं और उन्हें 14 दिन का अनिवार्य पृथकवास जरूर पूरा करना होगा। और उस हिसाब से भी हम देखें तो पहला टेस्ट 17 तारीख से शुरू हो रहा है। अभी वो परसों शायद उनकी 14 तारीख को जाने की अटकलें लगाई जा रही है, तो जब जाएंगे उसके बाद उन्हें 14 दिन का पृथकवास तो पूरा करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक रीवैल्यूएशन होगा जिसमें देखा जाएगा कि वो मैच फिटनेस है या नहीं है। तो अभी तीसरे टेस्ट से पहले रोहित के खेलने की कोई संभावना नजर तो नहीं आती। भारत के खिलाफ एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका लगा है। डेविड वार्नर और विल पुकोवस्की पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में अब विक्टोरिया के बल्लेबाज मार्कस हैरिस को शामिल किया गया है। वार्नर को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी। वहीं पुकोवस्की को भारत ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए के पहले अभ्यास मैच के दौरान हेड इंजरी हुई थी। हैरिस पहले भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने अब तक 9 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। अब दूसरे ओपनर के तौर पर शॉन मार्श और मार्नस लबुशाने दावेदार हैं। 37 साल के मार्श ने पिछला टेस्ट भारत के खिलाफ ही जनवरी 2019 में खेला था। जस्टिन लैंगर जो ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, उन्होंने कहा है कि उम्र मार्श के साथ नहीं है, लेकिन फॉर्म उनके साथ है। बिल्कुल बड़ी माथापच्ची है ऑस्ट्रेलियन टीम प्रबंधन के सामने, क्योंकि पूरा का पूरा टीम संयोजन पहले टेस्ट से ठीक 8 दिन पहले इतना बुरी तरह से बिगड़ चुका है। डेविड वार्नर बाहर हो गए हैं, विल पुकोवस्की जिनको लेकर इतनी हाइप बनी हुई थी, इतनी हर कोई पैरवी कर रहा था विल पुकोवस्की को खेलना चाहिए, और वो बाहर हो गए। आज फिर कैमरन ग्रीन भी कंकशन के शिकार हो गए, हैरी कॉनवे कंकशन के शिकार हो गए। तो कुछ अजीब सा ही एक माहौल बन गया है और मार्कस हैरिस को लिया गया है। आपको याद होगा एशेज श्रृंखला उन्होंने खेली थी पिछले साल, लेकिन उन्हें भी काफी अरसा हो गया है टेस्ट खेले को। ऐसे में अगर अनुभव पर दाव लगाते हैं तो शॉन मार्श, और ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए स्टीव वॉ 40 साल की उम्र तक क्रिकेट खेले थे। तो मुझे लगता है कि जो फॉर्म को, उम्र की बजाय फॉर्म को तरजीह देने की जो उनकी रणनीति रहती है वो कई बार कारगर भी साबित होती है। तो अब ये 17 तारीख को ही खुलासा होगा कि अंतिम उनका टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहाँ पर भारतीय टीम के लिए एक अवसर है। भारतीय टीम वैसे ही बड़े आत्मविश्वास के साथ गई है और पहले मैच में तो कोहली भी है, और जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है आप हर श्रृंखला में देखिए वो किसी एक खिलाड़ी को टारगेट करते हैं, हमेशा एक खिलाड़ी पर वो लोग एक जिसको कहते हैं ना वाक प्रहार करना शुरू कर देते हैं, घेरा बनाते हैं, और वो एक साइकोलॉजिकल वार पहले से शुरू हो जाती है। और इस बार उनके निशाने पर विराट कोहली है, लेकिन ये विराट कोहली वैसे खिलाड़ी हैं जो जितना ज्यादा आप उनको निशाने पे लेंगे उतना ही वो बेहतर प्रदर्शन करके, जैसे कहते हैं ना सोना आग में तप कर खरा उतरता है। तो ग्रेग चैपल ने भी 2 दिन पहले कहा है कि जितने गैर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं उनमें सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई कोई है तो वो विराट कोहली है। तो ये दाव ऑस्ट्रेलिया का जो है वो उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि उनका सारा फोकस इस समय विराट कोहली पर है। आने वाले समय में ही देखना होगा कि कोहली किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में कौन सी टीम श्रृंखला जीतने में कामयाब होती है। वेस्टइंडीज के साथ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी से मेहमान टीम को बैकफुट पर ला दिया है। आज के खेल में क्या कुछ हुआ बता रही हैं नईम अख्तर। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज की स्थिति खराब हो गई। दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने 8 विकेट पर 124 रन बनाए। जोशुआ डसिल्वा 2 और चेमार होल्डर 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड से अभी 336 रन पीछे है और फॉलो ऑन का खतरा भी मंडरा रहा है। दिन की शुरुआत न्यूजीलैंड के स्कोर 6 विकेट पर 294 से हुई। कल के नाबाद बल्लेबाज हेनरी निकोल्स और काइल जेमिसन ने स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ रन जोड़ने के बाद जेमिसन 20 रन के निजी
स्कोर पर आउट हो गए। पहले दिन शतक जड़ने वाले निकोल्स ने अपनी लय बरकरार रखी। उन्होंने मैदान के चारों तरफ कुछ आकर्षक शॉट जड़े। नील वेगनर के रूप में निकोल्स को जोड़ीदार मिला और दोनों ने मिलकर 9वें विकेट के लिए 95 रन जोड़े। हेनरी निकोल्स 174 रन बनाकर आउट हुए और वेगनर ने नाबाद 66 रन बनाए। इस तरह से न्यूजीलैंड की पहली पारी 460 रन पर सिमटी। शेनन गैब्रियल और अल्जारी जोसेफ ने वेस्टइंडीज के लिए 3-3 विकेट हासिल किए। पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई विंडीज टीम की शुरुआत खराब रही। क्रेग ब्रेथवेट खाता नहीं खोल पाए और डैरेन ब्रावो 7 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से शुरू हुआ विकेट पतन फिर थमा ही नहीं। वेस्टइंडीज के 5 बल्लेबाज दहाई का अंक भी नहीं छू पाए। सिर्फ जर्मन ब्लैकवुड एकमात्र कैरिबियाई बल्लेबाज रहे जिन्होंने क्रीज पर टिक कर खेलते हुए 69 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की टीम कल उन्हें जल्दी आउट कर फॉलो ऑन के लिए बुला सकती है। पहली पारी में न्यूजीलैंड के लिए अब तक काइल जेमिसन ने 5 और टिम साउदी ने 3 विकेट चटकाए हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना जी, विंडी वेलिंगटन में एक ढंग से वेस्टइंडीज की टीम ने घुटने टेक दिए। पहले मैच में भी लगभग यही स्थिति थी। आप एक पारी के अंदर से वो पहले मैच में भी हारे थे और यहाँ पर भी देखिए न्यूजीलैंड की यहाँ खासतौर पे तारीफ करनी पड़ेगी कि पहले मैच में 250 रन बनाने वाले केन विलियमसन इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। पहला मैच उन्होंने बल्लेबाजी के दम पर जीता था, लेकिन एक नया खिलाड़ी, एक दूसरा बल्लेबाज आता है और उस जिम्मेदारी को संभाल लेता है। यहाँ मैं हेनरी निकोल्स की बात कर रही हूँ। इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की है और वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन की कगार पर धकेलने का जो श्रेय है वो काइल जेमिसन को जाता है। 5 विकेट लिए हैं। बहुत ही कम अनुभव है अभी उनका और इतने कम टेस्ट में 9 टेस्ट शायद उन्होंने खेले हैं। इतने कम टेस्ट में दूसरी बार उन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। एक अर्धशतक भी बना चुके हैं अपने करियर में, तो काफी अच्छे हरफन मौला के रूप में वो उभरे हैं। और निकोल्स के साथ उन्होंने आखिर में कुछ अच्छी छोटी सी साझेदारी भी की। तो वेगनर के साथ जो निकोल्स की साझेदारी रही वो भी बहुत कमाल की रही। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने एक ओवरऑल टीम पैकेज के तौर पे जो प्रदर्शन किया है, जो कि एक चैंपियन टीम की निशानी है, तो वो बिल्कुल इस मैच में पारी के अंदर से ही जीत के हकदार है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ घरेलू T20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर को टीम में जगह नहीं दी गई है। वहीं कप्तान केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट की टीम में वापसी हुई है। इन दोनों को वेस्टइंडीज के खिलाफ 2020 श्रृंखला में आराम दिया गया था। पहले 2020 के लिए अलग टीम चुनी गई है और मिचेल सैंटनर टीम की कप्तानी करेंगे। इसके बाद दूसरे और तीसरे T20 मैच के लिए न्यूजीलैंड की अलग टीम का चयन किया गया है, जिसमें केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट की वापसी होगी। हामिश बेनेट और लॉकी फर्ग्यूसन चोट के कारण टीम में नहीं चुने गए हैं। इंग्लैंड ने जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाली 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। पिता के निधन का शोक मना रहे इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने श्रीलंका दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला से बाहर रहने का फैसला किया है। ईसीबी ने तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को इस सीरीज से आराम देने का फैसला किया है। लंबे समय के बाद टीम में दिग्गज खिलाड़ियों जॉनी बैरिस्टो और मोइन अली की वापसी हुई है। इंग्लैंड की टीम 2 जनवरी को श्रीलंका दौरे पर रवाना होगी, जहां गॉल स्टेडियम में उसे 14 से 18 जनवरी तक पहला और 22 से 26 जनवरी तक दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। फीफा ने वार्षिक पुरस्कारों के लिए अलग अलग श्रेणियों में 3-3 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं पुरस्कार जीतने की रेस में, आइए सुनते हैं अतहर सईद की इस रिपोर्ट में। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड यानी फीफा बैलोन डियोर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। फीफा ने कल सभी कैटेगरी के फाइनलिस्ट के नामों का ऐलान किया। सभी श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किए गए 3 दावेदारों में से एक को पुरस्कार दिया जाएगा। अवार्ड सेरेमनी का वर्चुअल आयोजन 17 दिसंबर को होगा। पहले ये सेरेमनी सितंबर में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। इस साल UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके लेवांडोव्स्की मेंस प्लेयर कैटेगरी में फीफा अवार्ड के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उन्होंने 2019-20 चैंपियनशिप लीग में अपने दम पर बायरन म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। इसके अलावा लेवांडोव्स्की ने बायरन को जर्मन लीग, जर्मन कप और UEFA सुपर कप जिताने में मदद की थी। लेवांडोव्स्की ने बायरन म्यूनिख से खेलते हुए 2019-20 सीजन में 47 मैच में 55 गोल और 10 असिस्ट किए। वहीं रोनाल्डो ने यूवेंटस से खेलते हुए 46 मैच में
37 गोल और 7 असिस्ट किए, जबकि मेसी ने बार्सिलोना से खेलते हुए 2019-20 सीजन में 44 मैच में 31 गोल किए और 27 असिस्ट किए। पिछले 12 साल में मेसी ने 6 और रोनाल्डो ने 5 बार ये अवार्ड अपने नाम किया है। 2018 में क्रोएशिया और रियल मैड्रिड के लूका मॉड्रिच ने ये पुरस्कार जीता था। अगर लेवांडोव्स्की अवार्ड जीतते हैं तो वे मेसी रोनाल्डो के प्रभुत्व को खत्म करने वाले मॉड्रिच के बाद दूसरे खिलाड़ी बनेंगे। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर अवार्ड के लिए लिवरपूल के एलिसन बेकर, बायरन म्यूनिख के मैनुअल नुअर और एटलेटिको मैड्रिड के जॉन ओ ब्लैक, जबकि बेस्ट कोच अवार्ड के लिए लिवरपूल के यूग्रेन क्लोप, बायरन म्यूनिख के हंस डाइटर फ्लिक और लीड्स यूनाइटेड के मार्सेलो बिएल्सा रेस में हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। मोना जी, जब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर्स की बात होती है तो मेसी और रोनाल्डो ही सामने आते हैं, लेकिन इस बार लेवेंडोव्स्की के पास मौका है। बिल्कुल, मैं तो हैरान हूं कि चारों तरफ, खासकर भारत में सोशल मीडिया आप उठा के देखिए, मेसी या रोनाल्डो में, अरे लेवेंडोव्स्की का प्रदर्शन देखिए। मतलब इस सत्र की अगर हम बात करें तो मेसी और रोनाल्डो को काफी पीछे छोड़ दिया है उन्होंने। 55 गोल उन्होंने किए हैं, 10 असिस्ट किए हैं, और रोनाल्डो के 47 गोल हैं, और मेसी का उतना अच्छा ये सीजन रहा नहीं, 31 गोल किए हैं। लेकिन 2008 से जो इन दोनों ने दबदबा बना रखा था, 6 बार मेसी जीत चुके हैं, 5 बार रोनाल्डो जीत चुके हैं। एक बीच में बस लूका मॉड्रिच का नाम आया था 2018 में। तो इस दबदबे को तोड़ने के लिए और पूरी शिद्दत से तोड़ने के लिए आप देखिए अपने दम पर, आप बायर्न म्यूनिख के किसी दूसरे खिलाड़ी का शायद किसी को नाम भी ना पता हो, अकेले दम पर इतने सारे खिताब, जर्मन कप, यूएफए सुपर कप, चैंपियंस लीग, और वो मैच जरूर आपको याद होगा जब बायर्न म्यूनिख ने क्वार्टर फाइनल में मेसी की टीम को 8-2 से बुरी तरीके से हराया था। और जुवेंटस के भी प्रदर्शन पर अगर हम दृष्टिपात करें तो सिर्फ एक रोनाल्डो के दम पर नहीं रहा है उनका प्रदर्शन, लेकिन जो इस जर्मन क्लब के लिए इस खिलाड़ी ने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। यूएफए खिलाड़ी का भी वो पुरस्कार जीत चुके हैं, और मुझे लगता है कि बहुत आगे हैं वो इस बार इस पुरस्कार की दौड़ में। कोचेस की बात करें तो यूर्गन क्लॉप का दावा बहुत मजबूत लगता है। उन्होंने प्रीमियर लीग जितवाया इस बार लिवरपूल को, पिछले साल उन्होंने चैंपियंस लीग का खिताब जितवाया था लिवरपूल को। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से, चूंकि आपको पता है कि इसमें किस तरीके से वोटिंग होती है, सारी टीमों के, जो नेशनल टीमों के कोच और कप्तान, मीडिया की भी उसमें भूमिका होती है, फैंस भी वोटिंग करते हैं, तो एक चौतरफा पैटर्न होता है वोटिंग का। और मुझे लगता है कोच के लिए तो एक तरफ ही वोट पड़ने वाले हैं जो लिवरपूल का प्रदर्शन रहा है। जी हाँ बिल्कुल, 17 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, और कौन कौन से खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलेगा, स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से हम आप तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आईएसएल में इस समय ओडिशा एफसी का सामना एफसी गोवा से हो रहा है। कल हैदराबाद एफसी ने फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मैच में डिफेंडिंग चैंपियन एटलेटिको मोहन बागान को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया। मोहन बागान को 5 मैचों में पहली बार ड्रॉ खेलना पड़ा। टीम पॉइंट्स टेबल में 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं हैदराबाद को 4 मैच में तीसरी बार ड्रॉ खेलना पड़ा। टीम 6 अंक के साथ 5वें पायदान पर है। कोरोना के बीच सर्बिया के बेलग्रेड में आज से इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इसमें भारत की 8 महिला और 17 पुरुष सहित 25 पहलवान फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन इवेंट में शामिल होंगे। रियो ओलंपिक में कोटा हासिल करने वाले नरसिंह यादव 4 साल के प्रतिबंध के बाद पहली बार रिंग में उतरेंगे। रेसलिंग वर्ल्ड कप कोरोना के कारण इंडिविजुअल फॉर्मेट में हो रहा है, यानी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में आने के लिए या नाम वापस लेने की पूरी आजादी होगी। यही कारण है कि भारत के बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। ये टूर्नामेंट ओलंपिक क्वालिफायर नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, इसमें सबकी नजरें नरसिंह यादव पर रहेगी। 74 किलो कैटेगरी में वो उतरेंगे, और फ्री स्टाइल में ही भारत का देखा जाएगा कि प्रदर्शन कैसा है, क्योंकि ग्रीको रोमन कभी भी हमारा बहुत मजबूत पक्ष रहा नहीं। साक्षी मलिक पर भी नजरें होंगी जो इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। ओलंपिक के बाद बहुत कुछ खास कर नहीं पाई हैं, तो उन पर भी दारोमदार होगा काफी कुछ। और टोक्यो के लिए क्वालिफाई कर चुके रवि दहिया और दीपक पुनिया पर भी नजरें होंगी जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। बजरंग और विनेश नहीं है, जो बजरंग अमेरिका में अभ्यास कर रहे हैं, विनेश भी बाहर हैं, तो वो एक सेट है कि उन पदक उम्मीद है ही, अपनी व्यक्तिगत तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो प्रदर्शन रहता है वो देखना रोचक होगा। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अमनदीप द्राल ने आखिर के 4 होल में 2 बर्डी लगाते हुए सेहर अटवाल को पीछे छोड़ते हुए महिला प्रो गोल्फ टूर के 8वें चरण का खिताब अपने नाम कर लिया है।
मोना जी, समय नहीं है इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।